पाकिस्तान में पेपैल क्यों नहीं आ रहा? That is a questionable thing. जब आप गवर्नमेंट के साथ बात करते हैं, like what are they thinking overall? As a country, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, वो पॉलिसीज और प्रोसीजर्स डिप्लॉय करने हैं जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेके आ सकें। हमें एज ए नेशन जो हम देखते हैं वो क्या देख रहे हैं कि हम कोई जादू की छड़ी ढूंढते हैं कि जो कल से काम हो जाए। It's not going to happen. सबसे ज़्यादा रेमिटेंस कहाँ से आती है पाकिस्तान में? Anyone who is sending money through ACE, his money is secured, his information is secured, his personal information, उनकी personal financial information है वो secured है। तो इसको हमने incentivize ये किया कि हमने 1-1 करोड़ के 2 प्राइजेज रखे और 25 उम्रा पैकेजेस रखे हैं ताकि लोग इसको इंसेंटिव कंसिडर करें लीगल चैनल्स यूज़ करने के लिए। इसके ऊपर एक बड़ी मज़े की स्टोरी, जब हमने उनको कंग्रेचुलेट करने के लिए कॉल की, इन्फॉर्म करने के लिए कि आप जीत गए, उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश ये थी कि काश किसी तरह से मैं ये जीत जाऊं और ये मेरे नहीं है, ये मेरी वालदा के पैसे होंगे। इनिशियली इट्स नॉट दैट ईजी, इतनी टफ लाइफ वहाँ पे पर्सन, वाई डू दे ऑप्ट फॉर सच लाइफ? बिकॉज दे वॉन्ट टू गिव ए बेटर लाइफ स्टाइल टू देयर फैमिलीज रादर देन टू देमसेल्फ, क्योंकि वो तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि 4-4, 5-5 भी एक छोटे छोटे कमरे में रहते हैं। सो सन नेवर सेट्स फॉर अस, इट वुड take time, but we will reach there. Hi everyone, welcome to another episode. पाकिस्तान में पैसे मंगवाने हो या भेजने हो, बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। स्पेशली रमज़ान में हमने देखा कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल रेमिटेंस आती है। सो आज हम लोगों ने नक्काश साहब को बुलाया, हु इज़ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ एस मनी ट्रांसफ़र। आज उनसे हम कुछ गपशप लगाएंगे और अंडरस्टैंड करेंगे द होल रेमिटेंस का जो इकोसिस्टम है, किस तरीके के साथ ये काम करता है और इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या कर रही है। नक्काश भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन टू द शो। आप कश्मीर से हैं एंड सबसे पहली चीज़ जब मैं आपसे मिला तो द फर्स्ट थिंग केम टू मी कि कश्मीर में सुना है कि पाउंड अभी भी चलते हैं। देयर आर फ्यू एरियाज एंड शॉप्स, इज दैट राइट? स्टिल वी हैव लाइक वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मीरपुर, वहाँ पे कुछ एरियाज अभी भी ऐसे हैं दे डू एक्सेप्ट पाउंड्स। Wow. Yeah, but that's like not as a general trend or norm. Limited areas जहाँ पे. Okay. क्योंकि in fact मीरपुर से हमारे जो बहुत ज़्यादा population है that moved to UK back in 1960s, जब जो मंगला डैम वाले वो सारे सिनेरियो था, उसमें बहुत ज़्यादा population हमारी UK मूव हुई, तो इसलिए अब वो 3rd या 4th जनरेशन तक में वो चल रही है। तो वो लोग आ जा रहे हैं तो दे कैन जस्ट यूज द मनी ऐसे ही अभी तो, लेकिन अभी भी वेरी फ्यू बट इट्स देयर। सही। सो थोड़ा सा बिफोर वी गो इनटू यू नो व्हाट यू आर डूइंग, लिटिल बिट अबाउट योर बैकग्राउंड, बिकॉज अगेन मीरपुर का आई थिंक मेरे ख्याल से जब भी जिक्र आता है तो वो, क्योंकि मैं तो इंग्लैंड में रहा हूँ तो लूटन मेरे ज़हन में सबसे पहले आता है, बिकॉज वहाँ बहुत ज़्यादा, या ब्रेडफोर्ड के अंदर, ब्रेडफोर्ड, बर्मिंघम में बहुत ज़्यादा है। आई एम नॉट फ्रॉम द मीरपुर, आई एम फ्रॉम रावलाकोट, फ्रॉम पुंछ डिस्ट्रिक्ट। लेकिन कपल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जिसमें मीरपुर है, कोटली है, फिर इसी तरह से डडियाल है। बहुत ज़्यादा हमारी कश्मीरी पॉपुलेशन दैट इज़ देयर इन यूके। नॉट ओनली दैट कश्मीरी पॉपुलेशन, इफ़ यू मूव अक्रॉस द जीटी रोड बेल्ट, तो गुजर खान से लेके अगर आप देखेंगे तो अप टू गुजरावाला, तो वज़ीराबाद, ख़ास करके आप अगर देखें गुजरात बेल्ट हो गया, ये खारियाँ, जेलम, ये बहुत ज़्यादा लोग यहाँ से इन पर्टिकुलर जो यूके में या विद इन यूरोप बहुत ज़्यादा लोग सेटल्ड है। यू हैव बीन देयर इन द यूके, आपने देखा होगा कि ये खास बेल्ट बहुत ज़्यादा है। एक खास इसकी वजह है। हाँ, वही आई वांटेड टू आस्क यू व्हाट इज़ द रीज़न, बिकॉज सो आई डोंट नो कि हाउ डू यू कंसिडर इट, बट द वे इट वर्क्स के आप देखेंगे तो हिस्टोरिकली लोग जब माइग्रेट करते थे, मूव होते थे, वो कैसे मूव होते थे? वो मूव होते थे इन सर्च ऑफ वाटर, जहाँ पे पानी है। तो डाउन स्ट्रीम जहाँ पे पानी आ रहा है वो उसके साथ साथ मूव करते थे कि जहाँ पे उनको जगह भी खुली मिले, जहाँ पे वो अपनी खेती बाड़ी कर सके। तो अगर आप देखेंगे तो वन ऑफ द मेजर रिवर्स जो दरिया झेलम है, इसके साथ साथ ही इस जीटी रोड की ये बेल्ट जो जा रही है, तो ये पॉपुलेशन में इनेट है टू माइग्रेट। तो वो उसी के साथ उन्हीं पॉपुलेशंस, उन्हीं एरियाज़ में जीटी रोड कंस्ट्रक्शंस और फिर जब डेवलपमेंट्स होती हैं तो दे हैव समथिंग इन देयर ब्लड दैट allows them to move, migrate beyond boundaries as well and beyond borders as well. तो इस वजह से आपको इस रीजन में जहाँ पानी गुजरता है दरियाओं की सूरत में, यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि लोग मूव करते हैं across borders as well. Interesting. And how is life there overall, like in Kashmir? Because
हम लोग ज़ाहिर स्टोरीज़ तो बहुत ज़्यादा सुनते हैं, बट उस तरह लाइक हाउ इज़ लाइक जब आप बड़े हो रहे थे, सो अगर थोड़ा सा लाइक ऑडियंस को स्पेशली आई मीन आजकल क्योंकि वो हमारी बहुत ज़्यादा जेनजी की भी ऑडियंस है, तो वो इस्लामाबाद लाहौर से बाहर तो हम नहीं निकलते इतना ज़्यादा, और मैक्सिमम कराची और 2-4 शहर। अगर मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड करूँ तो आई एम फ्रॉम ए जनरेशन दैट हैज सीन लाइक ऑल 3 टाइप्स ऑफ इरा. Those used to send letters as well, on Eid cards as well. और फिर उसके बाद जो जनरेशन आई जिसने कंप्यूटर देखा, आई स्टिल रिमेंबर हैविंग ए डेस्कटॉप कंप्यूटर विद 56 MB रैम, या तो जो आजकल फ़ोन में भी एक्सेप्टेबल नहीं होती. तो उसके बाद फिर लैपटॉप और फिर फ़ोन. वी यूज्ड टू हैव फोन्स एट दैट टाइम व्हेन देयर वाज वन ऑन द ग्रेडल, देयर वाज वन बटन that you have to call into the exchange to ask them to dial one's number. तो हमारी वो जो generation है, so I'm not like 80 years old, but considering from Kashmir जहाँ पे शायद technologies और ये सारी चीज़ें थोड़ी सी लेट पहुँची हैं, तो इस वजह से हमें वो वाली privileges भी हासिल हैं जो मे बी 60 or 70 years old ने वो जो लाइफ देखी हमने शायद वो भी देखी है. और फिर दूसरी जनरेशन जो टेक और कंप्यूटर से रिलेटेड, और फिर आज की जनरेशन जो मोर इनटू फिनटेक्स एंड न्यू टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन्स, और तो ये हमें बाय चांस जिसमें गूगल, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सारी जनरेशन फ्रॉम लेटर टू व्हाट्सएप वी हैव सीन क्वाइट अ लॉट, और पर्टिकुलरली बीइंग फ्रॉम कश्मीर. एंड व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, तो उस टाइम वहाँ क्या ट्रेंड था कि जी बड़े होके क्या बनना? बिकॉज नॉर्मली तो और बाकी शहरों में, या आप ऑब्वियसली कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, वो यूं ना ऑडियंस को लगे कि हम कोई और ही वो बात कर रहे हैं, बट जनरली बट ये कि अक्सर होता है ना कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के जी वो डॉक्टर, इंजीनियर वाला एक वो राउट चल रहा है. बेसिकली अगर देखेंगे भी तो फ्रॉम ए लिटरेसी रेट परस्पेक्टिव कश्मीर हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट्स in all areas of Pakistan. So Gilgit Baltistan, Azad Kashmir, these are the areas where we have very good literacy rate. So इसको अगर सामने रखेंगे तो लोगों का फर्स्ट मोटिव क्या होता है, तो जब मुझे याद है अपने बचपन से लेके, तो लोग फर्स्ट मोटिव वाज क्या है, डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है. सो इट वाज समथिंग, जब वो एक इरा ऐसा था या वो दौर ऐसा था जिसमें लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शन यही होते थे. लड़कियां हों तो डॉक्टर बनेंगी, लड़के हों तो डॉक्टर या इंजीनियर दोनों बन सकते हैं. तो ये इस तरह से बेसिकली एक थॉट प्रोसेस ये था. फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम एक टाइम ऐसा आया जब आपने देखा होगा इनिशियली कंप्यूटर साइंसेस स्टार्ट हुए, सो एवरीवन वेंट इनटू कंप्यूटर साइंसेस. फिर एक जनरेशन उसके बाद 5 years के बाद एक ऐसी आई जो एवरीवन वेंट इनटू MBAs, BBAs, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. फिर एक जनरेशन ऐसी आई जो दैट वेंट इनटू ई-कॉमर्स. तो ये टाइम टू टाइम विद पैसेज ऑफ टाइम जो टेक्नोलॉजीज चेंज होती हैं, इस तरह से अवेयरनेस इंक्रीज होती है, तो ये चीज़ें चेंज होती हैं. लेकिन इन आवर टाइम डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स वर द 2 रिस्ट्रिक्टेड एंड लिमिटेड फील्ड्स जहाँ पे आप जा सकते हैं. आपका फिर सफ़र वहाँ से कैसे अकाउंटेंसी में और चीज़ों में मूव हुआ? Basically, it was back in, I was in 7th or 8th class. I read an article from a newspaper which my father showed me, in fact. तो उसको देख के I had a sort of craving for accountancy. So I was good in maths, and तो आहिस्ता आहिस्ता when I started to learn more about it, I thought let's do something different in life, कि कुछ नया करके देखते हैं. तो that's why I entered into this. Although my father was not that much supportive कि I may go into this, but with the passage of time. So फिर आपने यूनिवर्सिटी कहाँ से की? Then I moved to इस्लामाबाद में स्केन स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी से मैंने I got my classes पाकिस्तान में एक ही इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, जो जिसके साथ आप एफिलिएट होते हैं फॉर CA. तो देन I got my articleships from Crow Rawalpindi, and then I moved to Ace Money Transfer. So that was your first job as well? Ace Money Transfer, it was the second one. Okay. So initially I spent a year in development sector in the name of National Rural Development Program. Yeah, okay.
तो वहाँ पे भी तकरीबन 1 year and 1 month लेकिन वहाँ भी आप अकाउंट्स और उसी I was there managing finance and accounts. ओके और फिर अभी लाइक सो थोड़ा सा लोगों को बताएं कि व्हाट इज़ एस मनी, बिकॉज मुझे तो थोड़ा सा उस तरह पता है कि वो इंग्लैंड में है, मुझे तो हर जगह ना वो लंदन में नज़र आ रहा था, एक दफ़ा यूज़ भी मैंने किया। थोड़ी सी पुरानी एस मनी ट्रांसफ़र देखी है। हाँ, we used to be named as आफ्ताब करेंसी एक्सचेंज by that time. So it was back in 2015 we were rebranding ourselves from Aftab Currency Exchange to Ace Money Transfer. It took us like 3.5 years or 4 years कि जिसमें हमने अपने आप को rebrand किया from Aftab Currency Exchange to Ace Money Transfer to make ourselves more representative of what we do. Basically Aftab Currency Exchange, Ace Money Transfer was a company that was set up back in 2002. तो उस टाइम पे इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र और मैकेनिज्म थोड़े से डिफरेंट थे। तो in 2009 we got registered with FCA with as a authorized payment institution. उसके बाद हमने पाकिस्तान में भी अपना एक लाइसेंस ऑफिस स्टार्ट किया बैक इन 2010 और यूके में हमने क्या किया कि अपनी एजेंसी ऑपरेशन स्टार्ट की। उस टाइम पे ऑनलाइन वाज़न्ट अ थिंग। तो काम कैसे होता था कि डिफरेंट एजेंट लोकेशंस होंगे। यू वर देयर, यू वुड हैव सीन कि यू वुड वॉक इनटू ए ग्रोसरी शॉप या किसी ट्रैवल एजेंट के पास एक मनी ट्रांसफ़र की सर्विस भी है, उसने अपने सामने कंप्यूटर रखा हुआ है जहाँ पे वो आपसे अमाउंट भी लेगा, आपकी डिटेल्स डालेगा, जिसको आपने पैसे भेजने उसकी डिटेल्स लेगा और आपकी ट्रांजेक्शन क्रिएट करेगा और आप नेक्स्ट डे आके इनफैक्ट 2 दिन के बाद पाकिस्तान में पैसे लिया करते थे। ये उस टाइम की 2014-15 की बात है। वी स्टार्टेड आवर सर्विसेज इन यूके और एट दैट टाइम देयर वाज ए कॉमन मार्केट, यूरोपियन यूनियन, यूके वाज पार्ट ऑफ दैट। तो वी हैड पासपोर्टिंग राइट्स जिसके अंडर हमने अपने एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट की विद इन यूरोप एज वेल। So we were there in around 23 at that time it was 11 states जहाँ पे हमारी physical branches थी। तो we were there in around 23 states in total। तो हमने आहिस्ता आहिस्ता अपना ऑनलाइन सेटअप भी स्टार्ट किया, ऑनलाइन ऑपरेशन स्टार्ट किए बैक इन 2015। सो जो फाउंडर्स थे, व्हाट वाज द रीजन ऑफ स्टार्टिंग दिस? लाइक आई एम श्योर मार्केट गैप तो वो होगा उधर, बट गैप के अलावा भी बेसिकली ये बहुत सारे पाकिस्तानी फाउंडर्स हैं, राइट? सो बेसिकली द कंपनी इज owned by 2 shareholders holding like each holds 50% shares, Mr. Aftab Ashraf and Mr. Rashid Ashraf, both are brothers. So they are also from Kashmir? They are from Khariyan. Okay. They are from Khariyan. That's why we have the main license office here in Pakistan in Khariyan. So Aftab Ashraf, like obviously it requires a VN to start something like that. So being in UK and understanding the pain point of sending the money from UK to Pakistan, because he was an expat there as well, he had to send money from UK to Pakistan. Sure. So this was something that made him realize that we need to put some ease for our own fellow beings and customers to ensure that they get an easy and convenient way of sending their monies back to their फ्रेंड्स एंड फैमिली। क्योंकि आप जब देखते हैं कि यहाँ से जो लोग बाहर जाते हैं, आपका खुद भी वहाँ पे टाइम गुजरा, इट्स नॉट दैट ईजी। सो कि वहाँ पे लोग सर्वाइव कर रहे हैं। पर्टिकुलरली अगर रमज़ान के पर्सपेक्टिव में देखें तो आपको तो इतना टाइम भी मैनेज करना बड़ा टफ है, और स्पेशली कुछ रमज़ान आपके साल में ऐसे आए होंगे जहाँ पे आपने 18 घंटों का रोज़ा रखा होगा। सो आपने अभी अफ्तारी की और विद इन 3 आवर्स आपने दोबारा सहरी करके रोज़ा रखना है, तो इट्स क्वाइट टफ। तो अब इतनी टफ लाइफ वहाँ पे पर्सन, वाई डू दे ऑप्ट फॉर सच लाइफ? बिकॉज दे वांट टू गिव ए बेटर लाइफ स्टाइल टू देयर फैमिलीज रादर देन टू देमसेल्फ। क्योंकि वो तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि 4-4, 5-5 भी एक छोटे छोटे कमरे में रहते हैं। ऑब्वियसली लोग मेहनत करते हैं, देयर आर अपॉर्चुनिटीज़, वो ग्रो करते हैं, लेकिन इनिशियली इट्स नॉट दैट ईजी। तो वो उस टफ लाइफ में वो चीज़ें अर्न करना, हार्ड एंड मनी इसको वापस अपने घरों तक पहुंचाना एक बड़ा टफ आस्क है। ये दे हैड टू गो टू एजेंट्स लोकेशन, जो शायद कोई पर्सन टाउन से काफ़ी दूर रहता है और टाउन सेंटर में कोई एजेंट लोकेशन है, वहाँ से जाके पैसे भेजने, और फिर एजेंट की शॉप की एक टाइमिंग्स है, वही टाइम उस पर्सन की अपनी जॉब का है। ट्रू। तो और आई थिंक बहुत ज़्यादा तो शायद ये भी होता है कि वो जब आप वहाँ आए तो यू वांट टू, कोई ज़कात है, कोई खैरात है, या कोई भी आपने आई थिंक वो सपोर्ट करना है, तो पीपल मेरे ख्याल से प्रेफर कि यार हम पाकिस्तान ही करें। Exactly. तो दैट्स प्रॉब्ली आई फील लाइक ये बेसिकली ये हम सब के साथ है एज ह्यूमन। व्हेन वी वांट टू गिव समथिंग बैक, वी वांट टू कंट्रीब्यूट टू ए सोसाइटी or to that locality where we belong to.
हम वहाँ के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हो. दैट्स हाउ लाइक पाकिस्तानीज़ को आप देखेंगे तो तकरीबन 11 मिलियन पाकिस्तानीज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं. इफ़ लाइक जिनमें से 55% तो यहाँ पे आपको UAE साइड पे गल्फ़ कंट्रीज़ में सऊदी, ओमान, बहरीन, कतर वगैरह लेंगे. लेकिन अराउंड 26% के करीब जो पाकिस्तानी 25-26% यूरोपियन यूनियन, UK, यूरोप वगैरह में है, और तकरीबन 16% के करीब US और कनाडा है. लेकिन आप देखेंगे कि ये सारे लोग पर्टिकुलरली रमज़ान, क्योंकि आप ज़कात तो किसी भी टाइम पे दे सकते हैं, लेकिन दे prefer sending money as zakat as well back to their homelands, particularly in the month of Ramadan, क्योंकि वो कंसिडर ये करते हैं कि रमज़ान के अंदर, और वैसे भी वी मुस्लिम बिलीव दैट कि आपकी गुड डीड्स दे रिटर्न इनटू 70 टाइम्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान. सो पीपल बहुत ज़्यादा, आपने देखा हम भी ट्रेंड है पाकिस्तान में, बैंक्स भी ज़कात की डिडक्शन ऑन 1st ऑफ रमज़ान ही कर रहे होते हैं. तो रमज़ान के अंदर लोग बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं चैरिटीज़ की सूरत में, ज़कात में, और फितराने की सूरत में भी बहुत ज़्यादा लोग पाकिस्तान में पैसे भेज रहे. तो ये ट्रेंड सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ का भी है. जब वी प्रोवाइड सर्विसेज फ्रॉम 28 कंट्रीज़ टू अराउंड 106 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, जिसमें बांग्लादेश में भी लोग हमारे थ्रू पैसे भेजते हैं. इसके बाद बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ भी हैं, मुस्लिम कंट्रीज़, नॉन मुस्लिम कंट्रीज़, देयर इज़ अराउंड 106 कंट्रीज़. तो ये ट्रेंड ऐसे ही है कि रमज़ान वगैरह में बहुत ज़्यादा लोग अदर देन नॉर्मल जो अपनी फैमिली सपोर्ट के लिए भेज रहे होते हैं, तो वो वैल्यूज़ भी इंक्रीज़ होती हैं. लेकिन अदर देन फैमिली सपोर्ट जो अपनी कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए ज़कात की सूरत में, खैरात की सूरत में, या फितराने की सूरत में भी भेजते हैं, वो भी अमाउंट्स काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं इस पीरियड में. सो कमिंग बैक टू योर थोड़ा सा पर्सनल जर्नी, जब आपने शुरू किया इसके साथ काम, सो व्हाट वाज योर फर्स्ट सॉर्ट ऑफ रोल? So basically, I joined ACE back in 2014 in internal audit department. Then I moved to from internal audit to finance. I was there for a couple of years in finance as manager finance. Then I became head of finance for another 3 years. Then I became executive head. So within executive head position, I have multiple departments that includes finance, treasury, sales, marketing, customer experience team, and a couple of other functions that involves around HR, और फिर कुछ functions हैं regarding revenues and sales, वो भी मुझे रिपोर्ट करते हैं. So all these functions have their like own managers and unit heads who manage those things, but like I oversee these functions. And how do you feel like us tarah managing, like starting from like, you know, relatively a small position, and like I think within a decade, mere khayal se, yeah, exactly, like sort of 10 years, and now you are sort of, you know, managing like a big sort of 10 years, I see it 120 months. So 120 months is a big, huge time. So you learn every day. So there is no end of learning. So if you say that I started from a position of like from an internal audit manager, internal audit to manager finance, and then to executive head, there are boundaries that I have to learn new things. I have to adopt to new technology. It's been 10 years. I have learned many things. But the most important thing to grow in life and for the career as well, not for the things that you want to learn more, but it also depends upon what you need to unlearn. Sure. Unlearn becomes that's the most difficult thing to do. Yeah, it becomes a little tough thing. What you have learned over the periods might not be applicable in today's circumstances, given the new set of technologies. So technology brings new ways of doing business, new ways of conducting yourself in business, in office, and in the world as well. तो आपने अपने आप को न्यू टेक्नोलॉजीज़ के साथ अडॉप्ट करना है, और बहुत सारी चीज़ें जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने लर्न की हैं उनको अप्लाई करना है, और बहुत सारी चीज़ों को जो आपने लर्न की हैं उनको अनलर्न भी करना है. तो ये सारी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें. And how is Ramadan for you overall? Because मतलब in context of, एक तो ज़ाहिर है आप लोग UK की कंपनी है, और आपकी टीम से मैं बात कर रहा था, आप लोगों के तो टाइमिंग्स भी it's like very sort of unique in a sense. Yeah. It's like 1 to 10, right? In fact, from a work perspective, we work 24/7. So our head office is in UK, but we also offer services in whole European Union. So we offer services from 28 sending countries, जिनमें UK भी है, European Union में Norway, Denmark, Sweden, Germany, Austria, Finland, France, Spain, ये सारी countries, Netherlands,
पोलैंड, रोमानिया, ये सारी कंट्रीज़ है जो विद इन यूरोपियन यूनियन देयर इज़ अ गैप ऑफ 1 to 3 hours एज वेल. इसके बाद आयरलैंड है, फिर वी आर ऑफरिंग आवर सर्विसेज फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड एज वेल, एंड वी आर देन इन ऑस्ट्रेलिया, and we are there in Canada as well. Okay. So sun never sets for us. तो ये round the clock हमारी services available है. तो that's why to ensure that we provide smooth and frictionless services to our customers, हम भी 24/7 available हैं. There are different shifts, but majority of the shifts obviously they work as per local requirements. कि ऑस्ट्रेलिया की जितनी हमारी वर्क नीड्स हैं उसके मुताबिक देयर इज़ अ टीम दैट मैनेजेस for Australia, there is a team that manages for Canada as well. So we are 24/7, but the team that we have, we normally work from UK 9 to 6. सही. और आप लोगों का देखें कि हर साल हमें अगेन बिकॉज डिजिटल को हम बड़ा क्लोजली देख रहे होते हैं, आप लोगों की डिफरेंट बैंक्स के साथ आई थिंक कोलैबोरेशन चल रही होती हैं. सो थोड़ा सा अगर बताएं कि उसमें लाइक व्हाट्स द कोलैबोरेशन सॉर्ट ऑफ लुक्स लाइक. बेसिकली इन कोलैबोरेशन का मैं थोड़ा सा अगर आपको बैकग्राउंड बताऊं, और आजकल आप लोग बैंक अल हबीब के साथ. जी, बैंक अल हबीब के साथ मैं थोड़ा सा इसका आपको बैकग्राउंड बताना चाहूँगा. अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान में रेमिटेंसेस play a very pivotal role in Pakistan's economy and GDP. For instance, current financial year को अगर आप देखें तो up till this February 2024 जो हमारा जुलाई टू जून फाइनेंशियल ईयर है, अगर हम देखें तो इन लास्ट 8 months में our exports were around $25 billion, but our imports were around $41 billion का up till this February था. So there is a gap of around $15.5 billion between the imports and exports. तो हमारा जो जितनी imports 41 है, exports 25 है, तो 15.5 billion we are into deficits. So part of that deficit is financed from the foreign remittances. So इसी ड्यूरेशन में we had around $18 billion की foreign remittances हैं जो पाकिस्तान में हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज़ ने पैसे पाकिस्तान में भेजे हैं. तो now you can have an idea कि how much role they play in Pakistan economies. And this is only import, exports and foreign remittances. It doesn't have anything to do with infrastructural development and rest of the country's economy. ये तो जो ज़्यादा डायस्पोरा हाँ, ये मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट उनका डेफिसिट और रेमिटेंसेस की. अब रेमिटेंसेस जो इंडिविजुअल्स बाहर से पैसे भेजते हैं, 11 मिलियन पाकिस्तानीज़ हैं, उनके लिए कन्वीनियंट और ईजी ways to send money back to their homes and families. This has always been a vision of the State Bank of Pakistan as well. So State Bank of Pakistan back in 2008 with the joint efforts of Ministry of Finance and Ministry of Overseas Pakistanis. Finance, State Bank and Overseas Pakistanis, they collaborated and started an initiative with the name of Pakistan Remittance Initiative, PRI के नाम से जाना जाता है. तो they did tremendous efforts कि जिससे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को पाकिस्तान में रेमिटेंसेस को लीगल चैनल से भेजने की तरफ अवेयरनेस दी जाए, ताकि वो कंट्री की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हों, जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हों. तो जो आपने क्वेश्चन पूछा कि रमज़ान में या बैंक्स के साथ जो हम डिफरेंट कैंपेन्स कर रहे होते हैं, तो ये हमारी जो कैंपेन्स हैं, दिस इज़ आल्सो वो जो VNPRI का है और स्टेट बैंक का है, हम उस VN को लेके पाकिस्तान से बाहर, बिकॉज वी आर ए कंपनी दैट इज़ बेस्ड इन UK, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया एंड कैनेडा. वी हैव कस्टमर्स ओवर देयर. पाकिस्तानीज ओवरसीज़ पाकिस्तानीज वो हैं जिन्होंने वहाँ से पैसे देने. तो हम ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का मैसेज लेके पाकिस्तानी बैंक्स के साथ कोलैबोरेट करके एज एन एडवोकेट टू लीगल चैनल्स ऑफ रेमिटेंसेस हम उन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ तक ये मैसेज पहुंचाते हैं. इसी सिलसिले में बैंक अल हबीब के साथ हमारी ये 3rd कैंपेन है इन दिस रमज़ान. हर रमज़ान में हमारी कोई ना कोई कैंपेन रहती है. तो इस रमज़ान भी जो हमारी कैंपेन है बैंक अल हबीब के साथ मिलकर, ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, जिसमें हम अपने ओवरसीज़ उन पाकिस्तानी भाइयों को बहनों को ये बता रहे होते हैं कि आप लीगल चैनल्स ऑफ मनी ट्रांसफ़र से अपनी हार्ड अर्न मनीज़ को पाकिस्तान भेजें. और इस कैंपेन में बैंक अल हबीब और एस मनी ट्रांसफ़र का बेसिकली वे कम्युनिकेशन का ये है कि वी आर ट्राइंग टू इंसेंटिवाइज दोज इंडिविजुअल्स. और उसमें आप लोग आई थिंक उम्रा और लाइक काफ़ी, तो हमारे 25 उम्रा पैकेजेस हैं
that would be won by lucky draw. और ये मिलते भी हैं एक्चुअली? जी हमारी ये एक हिस्ट्री है कि we have never went again our words or our promises. हमारी टैगलाइन है एस मनी ट्रांसफर delivering your promises. So what we promise we definitely deliver that. और हमारी अभी रिसेंटली भी एक कुछ कैंपेन्स एंड हुई है, प्रॉपर हम इस तरह के प्राइजेस की हैंडिंग ओवर सेरेमनीज करते हैं जहाँ पे। But how do you pick a person? सो बेसिकली अभी जिस तरह से मैं एग्जांपल ले लेता हूँ इसी कैंपेन में, तो एस मनी ट्रांसफ़र और बैंक अल हबीब की ये कैंपेन बेसिकली इस तरह से है कि जो भी लोग इन 28 स्टेट्स में रहते हैं, यूके में, यूरोपियन यूनियन में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या स्विट्ज़रलैंड, अगर वो एस मनी ट्रांसफ़र के थ्रू पैसे भेजते हैं बैंक अल हबीब के किसी भी अकाउंट में, या बैंक अल हबीब की पाकिस्तान में तकरीबन 1100 के करीब ब्रांचेज़ हैं, उनमें से किसी भी ब्रांच से जाके कैश कलेक्ट करते हैं और वो ट्रांजैक्शन बेचते हुए UMRAH उमरा कोड, एक प्रोमो कोड डालने की एक उनके पास फील्ड है, वहाँ पे प्रोमो कोड डालते हैं, तो दैट प्रोमो कोड वुड गेट देम एनरोल्ड इनटू दिस लकी ड्रा। उसके बाद एक लकी ड्रा की सूरत में ऑब्वियसली देयर आर hundreds and thousands of individuals who send money back to their homeland. तो लकी विनर्स हैं क्योंकि देयर आर 25 उमरा पैकेजेस और 2 ग्रैंड प्राइजेज ऑफ 1 करोड़ रुपी ईच। ओके, तो इसके ऊपर एक बड़ी मज़े की स्टोरी है, मैं आपको थोड़ी देर में वो भी ज़रूर बताऊंगा। तो ये जैसे ही वो उनकी अमाउंट पे होती है बैंक अल हबीब की किसी भी ब्रांच से या उनकी बैंक अल हबीब के अकाउंट में क्रेडिट होती है, तो दे गेट एनरोल्ड इनटू द लकी ड्रा। तो इस सिलसिले में हमारे 3 लकी ड्राज हैं, फर्स्ट एशिया के बाद, सेकंड के बाद और थर्ड के बाद। फर्स्ट एशिया के बाद अभी हमारा एक रिसेंटली लकी ड्रा हुआ है और उस लकी ड्रा में 10 हमारे उम्रा पैकेजेस थे, 10 विनर्स हैं। सो हमारे सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर और हमारी वेबसाइट के ऊपर उन सब की डिटेल्स है, किस किस कंट्री से वो इन लोगों ने पैसे पाकिस्तान भेजे। वी रीच्ड आउट टू एवरी सिंगल वन। सेरेमनी हमारे ऑफिस प्रेमिसेस में बैंक अल हबीब की और एस की मैनेजमेंट दे वर कोलैबोरेटिंग फॉर दैट लकी ड्रा, और 1 करोड़ का जो एक इनाम था वो भी हम फाइनलाइज कर चुके हैं। जो मैं कह रहा था कि गुड थिंग, जो 1 करोड़ का जो हमारा इनाम निकला है, तो व्हेन वी कांटेक्टेड दैट पर्सन, तो कहाँ से था वो बंदा? तो वो उसने पैसे भेजे थे स्पेन से, और पाकिस्तान में एक जगह है मंडी बाउद्दीन। मंडी बाउद्दीन में हुआ ये कि बेसिकली उसने पैसे भेजे अपनी मदर के लिए। तो इनफैक्ट, और कितनी अमाउंट थी तकरीबन? I wouldn't disclose, like obviously उसके फाइनेंशियल मैटर्स हैं, लेकिन स्मॉल अमाउंट होती हैं। रेमिटेंसेस ऑन एवरेज $400 के करीब का रेमिटेंस का साइज होता है पाकिस्तान के लिए। तो जब उन्होंने पैसे भेजे तो हमने उनको कॉल की, और जब वो जीते, ऑब्वियसली लोगों को एकदम यकीन भी नहीं आता। व्हेन वी कॉल्ड हिम, तो वी वर सरप्राइज्ड कि ही न्यू एग्जैक्टली, क्योंकि ही हैड ऑब्वियसली ही हैड पुट दैट उमरा कोड, बट ही वॉज इन अ वे कि सेड कि मैंने पैसे भेजे इस वजह से थे कि मैंने अपनी मदर ने मुझे फ़ोन किया था कि मुझे पैसे चाहिए। तो जब उन्होंने रेमिटेंस भेजी पाकिस्तान के लिए, तो उसने कहा कि हमारी विद इन ऐप भी हमारे ये एड्स चल रहे होते हैं, हमारे सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर भी। तो जब उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि अगर यार ये मेरा निकल जाए ना, तो ये मैंने अपनी अम्मा जी को देना है। उन्होंने अपने उन कस्टमर्स ने अपनी मदर को पैसे भेजे, ही वन इट, और वो उसने हमें वो स्टोरी ओवर द कॉल बताई। जब हमने उनको कंग्रेचुलेट करने के लिए कॉल की, इन्फॉर्म करने के लिए कि आप जीत गए, उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश ये थी कि काश किसी तरह से मैं ये जीत जाऊँ, और ये मेरे नहीं है, ये मेरी वालदा के पैसे होंगे। और हाउ डू यू पे देम, लाइक थ्रू अ बैंक अकाउंट या क्या? सो बेसिकली एट द एंड ऑफ द कैंपेन, वी एंड बैंक अल हबीब वी कोलैबोरेट अगेन टू हैव ए हैंडिंग ओवर सेरेमनी। एक अच्छे वेन्यू के ऊपर हम हैंडिंग ओवर सेरेमनी करते हैं, जहाँ पे इतने विनर्स होते हैं, उन सबको बुलाते हैं, उनके हवाले वो चेक्स किए जाते हैं या डायरेक्टली अमाउंट्स उनके बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र की जाती हैं। सो लाइक इट्स नॉट कैश बीइंग गिवन टू एनी पर्सन, इट्स आइदर इन द वे बाय वे ऑफ चेक पेमेंट, ठीक है, और बाय डायरेक्टली क्रेडिटिंग देयर अकाउंट। ठीक है। अच्छा, एक और लाइक एज अ लेमैन क्वेश्चन अक्सर लोग मतलब पूछते थे, जब मैं भी पढ़ रहा था, तो वो ज़रा इस तरह के आपको प्राइवेट सॉर्ट ऑफ एंटिटीज़ और फिर वेस्टर्न यूनियन और इस तरह के जो और इदारे हैं, व्हाट इज़ द मेन सॉर्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन, लेट्स से अगर एस में और वेस्टर्न यूनियन या सिमिलर कोई भी और इदारा जो इंटरनेशनली काम कर रहा है? सो these majority of them they are private companies. So Western Union is again a listed company. Listed company means it is listed on a stock exchange where individuals can buy and sell its shares. Ace Money Transfer isn't listed on a stock exchange, it's a private limited company, but
who can offer money transfer services? Money transfer services can't be offered by anyone unless they have due license to provide this sort of service. We are licensed by Financial Conduct Authority of the UK to provide money transfer services because जो रेमिटेंस है या पेमेंट सर्विसेज है ये एक रेगुलेटेड बिजनेस है, वेरी हैवीली रेगुलेटेड, क्योंकि इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र है, इसमें बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व है, पब्लिक मनी इन्वॉल्व है. तो वी हैव टू हैव ए वेरी गुड सेट ऑफ कंट्रोल्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू इंश्योर कि एनीवन हु इज सेंडिंग मनी थ्रू एस, हिज मनी इज सिक्योर्ड, his information is secured, his personal information, उनकी personal financial information है वो secured है. So Western Union that you have mentioned has been working for like quite a while. One of the pioneers in the remittance industry. We started back in 2002, but we started our digital services in 2015 or 2020 से onwards we are providing only digital only services. Historically हमारी agency operations भी थे और हमारी online भी थी, but since 2021 we are only online company, and in fact we have a very good share of sending the remittances to Pakistan. Overall अगर देखें UK, Europe से जो remittance पाकिस्तान में आती है, we hold around 10% of the market share, but in some countries we hold more than 50% of the shares. वो कौन से countries हैं? For instance from Norway, from Netherlands, from Ireland. So if someone is sending money from Netherlands, so any 2 person living in Netherlands, one would be the customer of his money transfer. Yeah. और सबसे ज़्यादा रेमिटेंस कहाँ से आती है पाकिस्तान में? So अगर पाकिस्तान में फ्लक्चुएट हो रही होती है कि नहीं, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को ना रेमिटेंस ऑब्वियसली कोरिलेट करती है आपके डायस्पोरा से, कि आपका माइग्रेंट डायस्पोरा क्या है. जो 11 मिलियन पाकिस्तानीज है, जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि उनमें से 11 मिलियन में से 55% जो है वो गल्फ़ कंट्रीज़ में है, जिसमें सऊदी अरब, UAE, ओमान, बहरीन वगैरह है. तो पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भी सबसे ज़्यादा इस रीजन से आती हैं. उसके बाद सेकंड रीजन है जो UK और यूरोपियन यूनियन का रीजन है, जहाँ पे अराउंड 25-26% माइग्रेंट हमारे पाकिस्तानी माइग्रेंट वर्कर्स हैं. सो सेकंड पे रेमिटेंसेस यहाँ से आती हैं. तो थर्ड पे हमारा US और कनाडा है, दैट हाउस इज़ अराउंड 16% ऑफ आवर डायस्पोरा. तो फिर थर्ड नंबर पे उससे आती हैं. वी हैव अराउंड 2-3% माइग्रेंट्स इन अफ्रीकन कंट्रीज एज वेल, तो वहाँ से भी कुछ आती हैं. और सिमिलरली फिर ये ओशियाना जोन है, जिस तरह से न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, अराउंड 1.5% के करीब 1% के करीब यहाँ से भी आपके माइग्रेंट वर्कर्स हैं, और इसी तरह से कंट्रीब्यूशंस भी हैं रेमिटेंसेस की. और इंटरनेशनल अगर आप ट्रेंड देखेंगे इंटरनेशनल रेमिटेंसेस में, तो जहाँ जो कंट्रीज़ कंट्रीब्यूट करती हैं रेमिटेंसेस में, US इज़ एट द टॉप, और सेकंड नंबर पे अगेन सऊदी अरेबिया है, फिर UAE रीजन है, फिर UK है, फिर जर्मनी, फ्रांस, और इस तरह से ये रेमिटेंस सेंडिंग के कंट्रीज़ है. और एक और जो क्वेश्चन अक्सर लोग सुनने में आता है या एज अ बिजनेस, बाहर से तो पेमेंट्स भेजना बहुत आसान है. अब एज अ कंपनी अगर आप काम कर रहे हैं और आपने किसी को बाहर भेजना है, तो वो अभी तक मसला कोई नहीं हल हो सका. तो उसका लाइक व्हाट इज द मेन रीजन फॉर दैट? दिस इज अ क्वेश्चन दैट मेनी पीपल आस्क अस, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज क्योंकि वो हमें बैक ऑफिस इन पाकिस्तान. हाँ, क्योंकि हमें असल में अभी वो मसला फेस होता भी है कि हम हायर करते हैं कोई कंसल्टेंट UK में, अब यहाँ तो बैंक को इतने लवाजमात हैं, तो फिर अब आपको यू नीड टू फाइंड. ऑब्वियसली मैं आपकी बात को भी अंडरस्टैंड कर रहा हूँ और पेन को भी अंडरस्टैंड कर रहा हूँ. पाकिस्तान में जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो डेफिसिट है जो ट्रेड का भी, और ऑब्वियसली फॉरेन करेंसी की डिमांड बहुत ज़्यादा है, और फिर इसी वजह से वी हैव लाइक क्वाइट स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स फॉर मूविंग मनी आउट ऑफ पाकिस्तान. इस वजह से देयर आर ओनली सर्टेन पर्टिकुलर purposes for which you can send money out of Pakistan, and that has to be in certain cases, majority of the cases वो approve होती हैं through State Bank of Pakistan. इस वजह से ages to get it approved. It's quite like stringent rules for sending money, क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप financial inclusion की बात करें तो you know how it works. आपकी काफ़ी इकॉनमी अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, कैश बेस्ड इकॉनमी है, तो उसमें से बहुत सारी अमाउंट जिनके सोर्सेज भी इतने क्लियर नहीं हों, वो डूबियस सोर्सेज हो सकते हैं, दैट कैन लीव योर कंट्री एज वेल, और जो इलिसिट मीन्स यूज़ हो सकते हैं. तो इसके लिए काफ़ी स्ट्रिंजेंट एफर्ट्स हैं स्टेट बैंक की कि कंट्रोल्स बिल्ड किए जाएँ, जिससे वो ऑब्वियसली वी नीड फॉरेन रिजर्व्स, फॉरेन करेंसी,
rather than sending that foreign currency जो इतनी hard earned किस्म की अरेंजमेंट से आती हैं तो वो वापस मुल्क से कम ही बाहर जाए. लेकिन उसको लाइक देयर शुड बी सम सोल्यूशन टू दैट, राइट? लाइक स्पेशली फॉर द बिजनेसेस कि जो एक बिजनेस है उसने अगर कोई बाहर वो बिजनेसेस के लिए तो तकरीबन 30,000 पर तो कार्ड तो कर दिया स्टेट बैंक ने इन अ ईयर. You can however being working for 10 years in the financial services, to be honest, that is a questionable thing. How can you have a 30,000 limit and how can the Prime Minister of Pakistan would have the same 30,000 limit? So दोनों की sources और earnings different है, so you can't measure everyone with the same rod. So आपको थोड़े से different policies and processes होने चाहिए जिसको कंट्रोल्स और स्ट्रांग करने चाहिए. शायद आपकी रिक्वायरमेंट होगी मुल्क से पैसे बाहर निकालने के लिए, लेकिन हम बड़ी मुश्किल से ये पैसे मुल्क में लेके आते हैं, तो हम और ज़्यादा कंट्रोल्स चाहेंगे कि होने चाहिए. सही. और दूसरा मुझे बताएं कि लाइक एक और क्वेश्चन ज़रा एक आम बंदे के जहन में होगा कि आप लोग तो बेसिकली वहाँ से मैंने पैसे भेजे, मोर और लेस सेम पैसे मुझे यहाँ मिल जाते हैं. सो हाउ डू यू गाइज मेक मनी? Is it like a small percentage on each transaction? So basically remittances to Pakistan, और एक मैं आपको थोड़ा सा वर्ल्ड वाइड पर्सपेक्टिव भी बता देता हूँ, फिर हम पाकिस्तान को भी ज़रूर डिस्कस करेंगे. Remittances जो वर्ल्ड वाइड remittances obviously they bear cost because money transfer operators they are there to make the profits as well, other than like serving to the customers. उसमें आपके एक्सचेंज मार्जिन भी होते हैं और फीस भी होती हैं. फीस वर्क इन ए वे इट डिपेंड्स अपॉन कि आपने कितनी अमाउंट भेजनी है, किस कंट्री में भेजनी है. सो देयर माइट बी स्लैब्स और फिक्स्ड फीस. सो इट कैन बी 1.99 pound फॉर एनी अमाउंट दैट यू माइट बी सेंडिंग फ्रॉम UK टू बांग्लादेश. But in certain countries, if you want to send money from UK to Nigeria, Gambia, depends upon कि अगर आप 100 से 300 pound तक भेजते हैं, it might be 2.99 pound, but 300 pound से 600 pound के दरमियान अगर आपकी अमाउंट है, it might be 5.99 pound. So it could be slab wise, progressive based, or it could be a fixed fee depending upon कि आप किस कंट्री में पैसे भेज रहे हैं और कितनी अमाउंट भेज रहे हैं. But sending remittances to Pakistan, the same PRI that I was referring, उसी के इनिशिएटिव से sending money to Pakistan is free of cost for individuals. So जितने लोग UK में बैठे हैं, यूरोपियन यूनियन में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में, ओवरसीज पाकिस्तानीज कहीं भी, अगर वो पाकिस्तान में लीगल चैनल से पैसे भेजेंगे तो $100 से ऊपर की अमाउंट जो भी PRI के अंडर कंपनीज हैं वो उनको फ्री ऑफ कास्ट देने की पाबंदी है. PRI इज पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव. उसके रीज़न क्या है कि पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव जो स्टेट बैंक है जिसको बेसिकली हाउस कर रहा है, दे पे or they incentivize money transfer operators and banks for facilitating customers to send their monies through legal channels under the PRI. तो PRI की बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हैं इस सिलसिले में, और ये जो हमारी कैंपेन है ये उसी एफर्ट की एक कड़ी है कि एस मनी ट्रांसफ़र और बैंक अल हबीब ने मिल के कोशिश की कि एक अवेयरनेस पहुँचाई जा सके हमारे उन दोस्तों को, उन फ्रेंड्स को, उन पाकिस्तानियों को जो UK में, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा में रहते हैं, थ्रू दिस कैंपेन, कि वो अपनी हार्ड अर्न मनी को इस रमज़ान के मंथ में जब बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पैसे अपने होमलैंड में भेज रहे होते हैं तो उसको लीगल चैनल से भेजें. तो लीगल चैनल से भेजने के लिए उनके लिए एक छोटा सा इंसेंटिव है हमारी तरफ से, कि वो इसको हमने इंसेंटिवाइज ये किया कि हमने 1-1 करोड़ के 2 प्राइजेज़ रखे और 25 उम्रा पैकेजेस रखे हैं, ताकि लोग इसको इंसेंटिव कंसिडर करें लीगल चैनल्स यूज़ करने के लिए, ताकि वो अपनी अमाउंट जब लीगल चैनल से भेजेंगे, ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट ट्रेजरी में आएगी और ऑब्वियसली मुल्क ग्रो करेगा इसके और साथ. वो जो आप लोग कमा कहाँ से रहे हैं वो वाला जो सो बेसिकली वो सेंडिंग मनी टू पाकिस्तान अगर $100 से ज़्यादा की अमाउंट है, वी डू नॉट चार्ज एनीथिंग टू द कस्टमर बिकॉज वी आर कंपनसेटेड फॉर दैट बाय PRI. Pakistan Remittance Initiative pays an incentive that's we call rebate to Pakistani banks, who then like shares that rebate with us as a money transfer operator. Okay. और वो सारों के साथ वो एक ही परसेंटेज होता है या इज इट डिफरेंट? So basically बिकॉज अक्सर ये भी होता है ना कि अब आप एग्जांपल है लंदन से पैसे भेज रहे हैं तो एक दुकान वाला लेट्स से आपको दे रहा है 270, एक दे रहा है 271.5 और समथिंग. सो रेट इज समथिंग डिफरेंट. जो एक्सचेंज रेट है वो तो डेली की बेसिस के ऊपर चल रहा होता है, लेकिन डिफरेंट मनी ट्रांसफर ऑपरेटर्स के भी डिफरेंट हो सकते हैं. फॉर इंस्टेंस
अगर मैंने आज $1,00,000 पाकिस्तान भेजा है 282 के रेट के ऊपर या 278 के रेट के ऊपर, so that is available for my customer to send money to Pakistan, but they haven't used any money for 4 days, but by now rate has become 282. Say 282, but I wouldn't be able to offer that rate because I have already money available in Pakistan at 278. So rates can vary from different companies and in fact different locations, क्योंकि मनी मार्केट जो आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है ये तो सेकंड्स में चेंज होती है, लेकिन जो दूसरी जिस इंसेंटिव की मैं बात कर रहा हूँ वो रिबेट है. बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 30 सऊदी रियाल रिबेट पे करता है to basically incentivize those banks and money transfer operators, bank like Bank Al-Habib and Ace Money Transfer, to bring in or mobilize remittances through legal channels under PRI without charging any fee to that customer remitter for sending money to Pakistan. But इसमें एक कंडीशन क्या है, वन ऑफ द कंडीशंस कि अमाउंट जो रेमिटेंस किया वो $100 से ज़्यादा की. $100 से अगर कम अमाउंट है तो देयर इजंट एनी रिबेट एंड वी कैन चार्ज कस्टमर फॉर दैट अमाउंट. और ज़्यादा जितनी मर्जी हो, ज़्यादा देयर इज़ नो लिमिट ऑब्वियसली, बट विद इन सिंगल ट्रांजेक्शन टू एनी बैंक अकाउंट इन पाकिस्तान 1 करोड़ रुपया एक ट्रांजेक्शन में भेजा जा सकता है. बट इफ़ यू वांट टू सेंड 10 crore rupees, 10 CR, you have to send it in 3 transactions within like 10 minutes. But you need to have the sources of your income as well. Of course. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरा जो बहुत ज़्यादा डिबेट आई थिंक पिछले गवर्नमेंट में भी चली और उससे पहले भी, कि पाकिस्तान में पेपैल क्यों नहीं आ रहा. वो लाइक व्हाट्स द रीज़न के जो फ्रीलांसर्स यूज़ करते हैं सारे वो कहीं ना कहीं आप लोगों के थ्रू भी वो कर रहे हैं, बट ये जो एक इंटरनेशनल सॉर्ट ऑफ देयर इज़ अ प्रॉपर वे, अगर एक बंदा ई-कॉमर्स में है, फ्रीलांसिंग में है. अच्छा, सिर्फ पेपैल नहीं है. व्हाई डू वी थिंक in a particular way with PayPal? I mean, I think probably that's the easiest way of using it. Maybe सिर्फ PayPal नहीं, आप कंसीडर करेंगे पाकिस्तान में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं आ रही हैं. Amazon अभी तक नहीं है. You have to provide the infrastructure. As a country आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डिप्लॉय करने हैं जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेके आ सकें. आपके कितने ही पाकिस्तानी हैं जो ओवरसीज़ अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ पे बिजनेसेस ग्रो करते हैं, बिलियंस ऑफ में अर्निंग करते हैं, ग्रो नेटवर्थ ग्रो होती है. व्हाई कांट दे ब्रिंग दैट मनी टू पाकिस्तान? क्योंकि आपने यहाँ पर उनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर और वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करनी है. दैट इन्वायरमेंट इंक्लूड्स इंफ्रास्ट्रक्चर by means of technology, roads, good human resource as well. और उसके साथ साथ पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड विलिंगनेस एट स्टेट लेवल टू प्रोवाइड एंड फैसिलिटेट फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट. तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मैं जिक्र कर रहा हूँ और आपने जो एक पर्टिकुलर जिक्र किया, तो देयर आर सर्टेन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एज वेल कि दैट वी डू बिजनेस इन अ डिफरेंट वे इन पाकिस्तान, बट दे आर यूज्ड टू डूइंग बिजनेस इन सर्टेन अदर वेज. तो वी आर लिटिल कंजर्वेटिव इन आवर अप्रोच. और वो वर्ल्ड वाइड जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज की जो अप्रोच है वो थोड़ी सी डिफरेंट है. प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच एंड रूल बेस्ड अप्रोच के दरमियान कोलिजन की भी सिचुएशन नज़र आती है. वन ऑफ द रीजन वाई वी आर नॉट एबल टू गेट देम हियर. और अभी जब आप गवर्नमेंट के साथ बात करते हैं, लाइक व्हाट आर दे थिंकिंग ओवरऑल, लाइक इन टर्म्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ के साथ है. और ये इनमें से वन ऑफ द थिंग्स दैट यू रिक्वायर इन द कंट्री इज़ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एज वेल. सो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और एक लॉन्ग टर्म प्लान हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि कौन सी गवर्नमेंट आए या कौन सी जाए, दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान फॉर द कंट्री. So that plan needs to be agreed by all involved. कि irrespective of the country of the political party in power, that path or that agreed upon goal or track should not be unfollowed. That should be followed. जब आप उसके ऊपर रहते हुए, इट कांट बी कि आप आज आपके पास कोई जादू की छड़ी हो और आपने कल सारे मुल्क को ठीक कर दिया. The things that we have wasted in more than 70 years, we can't rectify all those things in 3 years. It might take another 10 years, but there has to be some start.
वो स्टार्ट में हमें एज ए नेशन जो हम देखते हैं वो क्या देख रहे हैं कि हम कोई जादू की छड़ी ढूंढते हैं कि जो कल से काम हो जाए. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. यू हैव टू बी रिजिलियंट, यू हैव टू बी वेल प्लान्ड, और आपने अपने नेक्स्ट 10 ईयर्स का सोचना है कि ये मुल्क के फ्यूचर को हमने यहाँ पे लेके चलना है. गैप्स आइडेंटिफाई करने हैं, कुछ ईयर 1 में, कुछ ईयर 2 में, कुछ ईयर 3 में, और अप टू 10 ईयर्स. आपने 10 ईयर्स, लेट्स से 15 ईयर्स कि हम 15 ईयर्स में यहाँ पे पहुँचेंगे और इस ट्रैक से हम हटेंगे नहीं, चाहे हमारी गवर्नमेंट रहे या ना रहे. ये एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, आप इन पे चले, इंशाल्लाह एक दिन चेंज आएगा. चेंज से मुराद इंशाल्लाह हमारे यहाँ वो गवर्नेंस, वो कंट्रोल्स, वो पॉलिसीज़, वो प्रोसीजर्स, वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स मौजूद होंगे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में लेके आएंगे. वी हैव 240 मिलियन पॉपुलेशन. ये पॉपुलेशन वी कैन कंसिडर दिस एज एन एसेट. वी आर ए हाउस ऑफ कंजम्पशन फॉर द वर्ल्ड. तो आपको अमेज़ॉन जिसकी आप एग्जांपल ले रहे हैं, पेपैल की एग्जांपल ले रहे हैं, आप अदर कंपनीज़ की एग्जांपल ले रहे हैं, अदर ब्रांड्स की एग्जांपल, तो हमारी तो इतनी ज़्यादा कंज्यूमर मार्केट है. व्हाई कांट दे कम इनटू पाकिस्तान? क्योंकि वो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, आपने एजुकेशन के ऊपर काम करना है, आपने टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना है, आपने अपनी जो आपकी नेशन है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर काम करना है. सो वंस यू डू ऑल दिस, it would take time, but we will reach there. Inshallah, I mean, I think there is a new government, so I think वो ये कि वो कहीं ना कहीं उम्मीद लोगों में कुछ थोड़ी बहुत है. So I hope the next sort of 5 to 10 years we see a bit of a different Pakistan and a bit of a progressive Pakistan. Yeah. But thank you so much for taking the time out. It was great talking to you.